क्या आपने कभी सोचा है देश को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती है? तो फिर नागरिकों की क्या भूमिका है? यहीं से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है। डीपीएसपी सरकार को दिशा देता है। और फंडामेंटल ड्यूटीज हम नागरिकों की जिम्मेदारी बताते हैं। बिल्कुल, बिना ड्यूटीज डीपीएसपी बेअसर है और बिना डीपीएसपी डेमोक्रेसी अधूरी। अब समझेंगे ये दोनों आपके एग्जाम और रियल लाइफ दोनों में कैसे काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं भाग 4 यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और भाग 4A यानी मौलिक कर्तव्यों की। तो अगर मैं इसे सरल शब्दों में कहूं तो मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स हमें बताते हैं कि एक नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार क्या हैं। बिल्कुल, और निदेशक सिद्धांत या डीपीएसपी ये बताते हैं कि एक अच्छी सरकार को क्या करना चाहिए। ये सरकार और नागरिकों दोनों के लिए एक नैतिक दिशा है। चलिए तो फिर इसकी गहराई में उतरते हैं। ये जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं जिन्हें हम डीपीएसपी कह रहे हैं, इन्हें संविधान में शामिल करने का मूल विचार क्या था? मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने इसकी प्रेरणा कहाँ से ली? देखिए, इसकी प्रेरणा मुख्य रूप से 1937 के आयरलैंड के संविधान से ली गई है, लेकिन इसका जो मकसद था वो बहुत भारतीय था। अच्छा। हाँ, संविधान सभा का लक्ष्य भारत को सिर्फ एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनाना नहीं था। उनका सपना था एक कल्याणकारी राज्य का, एक वेलफेयर स्टेट का, जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय हर नागरिक तक पहुंचे। एग्जैक्टली। ये सिद्धांत उसी बड़े लक्ष्य को पाने का एक रोड मैप है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो हम सीधे अदालत जा सकते हैं, पर इन सिद्धांतों को लेकर नहीं। सही बात है, ये नॉन जस्टिसेबल है। तो क्या डॉक्टर अंबेडकर और बाकी निर्माताओं ने इन्हें सिर्फ सजावटी उपदेशों की तरह देखा था? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। डॉक्टर अंबेडकर ने तो इन्हें नॉवल फीचर्स कहा था। उनका मानना था कि ये देश के शासन में फंडामेंटल हैं, मतलब बुनियादी हैं। पर फिर इन्हें लीगली एनफोर्सेबल क्यों नहीं बनाया? इसके पीछे एक बहुत प्रैक्टिकल कारण था। देखिए, आज़ादी के समय देश के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो फ्री एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी जैसे सभी कल्याणकारी लक्ष्यों को तुरंत एक अधिकार के रूप में दे सकें। हाँ, ये तो है। इसलिए इन्हें राज्य के लिए एक लक्ष्य के रूप में रखा गया, एक तरह का वादा कि जैसे जैसे देश की क्षमता बढ़ेगी, सरकार इन लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करेगी। मतलब ये एक तरह का प्रॉमिस है जिसे भविष्य की सरकारें पूरा करेंगे। बिल्कुल। तो इन सिद्धांतों की शुरुआत कहाँ से होती है? पहला अनुच्छेद क्या कहता है? इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 36 से। ये बहुत सिंपल है। ये राज्य या द स्टेट शब्द को परिभाषित करता है। अच्छा, और इसका क्या मतलब है? इसका वही मतलब है जो भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों के लिए है। मतलब केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल और सभी लोकल अथॉरिटीज जैसे नगर पालिका, पंचायत, ये सब राज्य हैं। तो जब हम कहते हैं कि राज्य ये करेगा, तो इसका मतलब है कि ये जिम्मेदारी केंद्र से लेकर पंचायत तक सबकी है। एकदम सही। अब आता है अनुच्छेद 36, जो इन सिद्धांतों की प्रकृति को साफ करता है। और वो क्या है? ये कहता है कि ये सिद्धांत किसी भी अदालत द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब नॉन इन्फोर्सेबल है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है। क्या? लेकिन ये देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। अच्छा, तो ये एक मॉरल ड्यूटी है। जैसे कोई नागरिक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकता, पर सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो इस दिशा में काम करे। आपने बिल्कुल सही समझा। यही इन सिद्धांतों का सार है। ठीक है, तो अब आते हैं असल सिद्धांतों पर। इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? क्या हम इन्हें किसी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? हाँ, वो सबसे बेहतर तरीका है। इन्हें मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है: समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत। इससे हमें संविधान निर्माताओं की सोच के अलग अलग पहलुओं को समझने में मदद मिलती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो शुरुआत समाजवादी सिद्धांतों से करते हैं। ये सिद्धांत भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाने की नींव रखते हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 38 इसी की बात करता है। ये कहता है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। और इसमें असमानता कम करने की भी बात है ना? हाँ, इसी अनुच्छेद में 44वें संविधान संशोधन 1978 से जोड़ा गया कि राज्य आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। पीएम किसान जैसी योजनाएं या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इसी सोच के उदाहरण है। राइट। और इसके बाद अनुच्छेद 39 आता है जो काफी विस्तृत है। हाँ, अनुच्छेद 39 एक तरह से समाजवादी सिद्धांतों का दिल है। इसके कई हिस्से हैं। जैसे 39A कहता है कि सभी नागरिकों, पुरुष और महिला,
को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार हो। और 39B और C वो भी बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। बहुत ज्यादा। 39B कहता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह बटा हो कि सबका भला हो। और 39C कहता है कि आर्थिक व्यवस्था इस तरह चले कि धन और उत्पादन के साधन कुछ ही हाथों में केंद्रित न हो। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण या जमींदारी उन्मूलन कानून, क्या वो इसी अनुच्छेद 39 की भावना से प्रेरित थे? एकदम सही। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने के क्लासिक उदाहरण है। यहाँ एक और अनुच्छेद है 39A। ये ए का मतलब है कि इसे बाद में जोड़ा गया। बिल्कुल। अनुच्छेद 39A को 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ये समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है। ये सुनिश्चित करना कि कोई भी नागरिक पैसे की कमी या किसी और वजह से न्याय पाने से वंचित न रह जाए। और इसी के तहत नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी काम करती है, जो गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देती है। एग्जैक्टली। अब इसी समाजवादी सोच को आगे बढ़ाते हुए आता है अनुच्छेद 41। ये क्या कहता है? ये कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार की बात करता है, खासकर बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता जैसी स्थितियों में। अच्छा, तो MGNEGRE या वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं वो सब इसी अनुच्छेद का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। हाँ, और फिर अनुच्छेद 42 जो काम की न्याय संगत और मानवीय दशाओं की बात करता है, मतलब वर्क एनवायरनमेंट अच्छा और ह्यूमन होना चाहिए। और इसी में मातृत्व राहत यानी मैटरनिटी रिलीफ का भी प्रावधान है। हाँ, और उसी के आधार पर हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बना है, जो महिलाओं को पेड मैटरनिटी लीव देता है। इसमें एक और बात है, अनुच्छेद 43 जो श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात करता है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल है, न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेज और निर्वाह मजदूरी लिविंग वेज में क्या फर्क है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेज सिर्फ आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है। लेकिन संविधान निर्वाह मजदूरी लिविंग वेज की बात करता है, जो इससे कहीं ज्यादा है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने लायक आय भी शामिल है। ये एक डिग्निफाइड लाइफ का लक्ष्य है, जिसे हम अभी तक शायद पूरी तरह हासिल नहीं कर पाए हैं। नहीं, अभी नहीं। इसी से जुड़े दो और अनुच्छेद हैं, 43A और 43B। ये भी बाद में जोड़े गए होंगे। हाँ, 43A जो उद्योगों के मैनेजमेंट में श्रमिकों की भागीदारी की बात करता है, उसे 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और 43B जो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात करता है, उसे 97वें संशोधन 2011 में जोड़ा गया। अमूल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये थे समाजवादी सिद्धांत। अब उन सिद्धांतों पर आते हैं जिन पर गांधी जी की छाप साफ दिखती है। बिल्कुल, गांधीवादी सिद्धांतों का केंद्र बिंदु है सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन और आत्मनिर्भरता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अनुच्छेद 40 ही होगा। हाँ, अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का, और इसी सपने को संवैधानिक आधार देने के लिए बाद में 73वां और 74वां संशोधन किया गया, जिसने पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा और शक्तियां दी। एकदम सही। गांधीवादी सिद्धांतों में और भी चीजें हैं, जैसे अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को, कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात करता है। और अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा और उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाने की बात करता है। रिजर्वेशन पॉलिसीज और स्कॉलरशिप स्कीम्स इसी का नतीजा है। इसमें एक और अनुच्छेद है जिस पर बहुत बहस होती है, अनुच्छेद 47। हाँ, अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार की बात करता है, और इसी में राज्य को यह निर्देश भी है कि वो नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। और कई राज्यों में शराबबंदी कानून इसी का आधार बनते हैं। बिल्कुल। और आखिरी गांधीवादी सिद्धांत है अनुच्छेद 48 जो कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने की बात करता है। और इसी में गायों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने की भी बात है। हाँ, और विभिन्न राज्यों में गोहत्या विरोधी कानून इसी अनुच्छेद से अपनी शक्ति लेते हैं। ये तो हुई समाजवादी और गांधीवादी दृष्टि। अब तीसरी और आखिरी श्रेणी की बात करते हैं, उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव भारत की तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल, और इसमें सबसे चर्चित है अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, ये कहता है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। इसका उद्देश्य है कि विवाह, तलाक,
विरासत जैसे पर्सनल मैटर्स सभी नागरिकों के लिए एक कानून के तहत आएं, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। गोवा में ये लागू है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में इस पे अभी भी बहस जारी है। सही कहा। इसी श्रेणी में अगला आता है अनुच्छेद 45, जिसके स्वरूप में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव हुआ है। आप राइट टू एजुकेशन की बात कर रही हैं? हाँ, मूल रूप से अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को डीएसपी से निकालकर अनुच्छेद 21(a) के तहत एक फंडामेंटल राइट बना दिया। ये एक ऐतिहासिक कदम था। बिल्कुल। अब अनुच्छेद 45 का दायरा बदल गया है। अब ये 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करता है, जिसे हम प्री स्कूल एजुकेशन कहते हैं। यह दिखाता है कि कैसे एक निदेशक सिद्धांत समय के साथ एक मजबूत मौलिक अधिकार में बदल सकता है। बिल्कुल। उदारवादी सोच में आगे है अनुच्छेद 48(a), पर्यावरण की सुरक्षा। हाँ, जिसे 42 में संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ये कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सब इसी की देन है। और अनुच्छेद 49 वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात करता है, जैसे हमारे ऐतिहासिक किले, मंदिर वगैरह। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यही काम करता है। इसके बाद एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत आता है लोकतंत्र के लिए। अनुच्छेद 50, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये क्यों जरूरी है? ताकि न्यायपालिका बिना किसी सरकारी दबाव के स्वतंत्र रूप से काम कर सके। ये चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए फंडामेंटल है। और अंत में अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का आधार है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से सुलझाने की बात करता है। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति और यूएन में उसकी भूमिका, वो सब इसी का प्रतिबिंब है। एग्जैक्टली। तो ये थे हमारे निदेशक सिद्धांत, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ये तो हुई राज्य की जिम्मेदारियों की बात, लेकिन संविधान नागरिकों से भी कुछ उम्मीदें रखता है, और यहीं पे भाग 4A यानी मौलिक कर्तव्य आते हैं। सही कहा। ये मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42nd संशोधन के जरिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। और इनकी प्रेरणा कहाँ से ली गई? इनकी प्रेरणा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई। विचार यह था कि अधिकार बिना कर्तव्यों के अधूरे होते हैं। अगर नागरिक अधिकारों का आनंद लेते हैं तो राष्ट्र के प्रति उनके कुछ दायित्व भी होने चाहिए। लेकिन जब ये डीएसपीपी की तरह ही नॉन जस्टिसेबल है, तो इन्हें संविधान में लिखने का असल मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ एक नैतिक सूची है? ये एक नैतिक सूची से कहीं ज्यादा है। इनका उद्देश्य नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना पैदा करना है। ये हमें याद दिलाते हैं कि संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और गान का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसमें कुल कितने कर्तव्य हैं? शुरुआत में 10 थे, जैसे सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, हमारी मिलीजुली संस्कृति की विरासत को संजोना। और एक 11वां कर्तव्य भी बाद में जोड़ा गया। हाँ, 2002 में 86वें संशोधन से ही। ये हर माता पिता या अभिभावक पर यह कर्तव्य डालता है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये दिलचस्प है कि कैसे 86वां संशोधन तीनों हिस्सों को जोड़ता है। राज्य का कर्तव्य अनुच्छेद 45, नागरिक का अधिकार अनुच्छेद 21A और अभिभावक का कर्तव्य अनुच्छेद 51A। बिल्कुल, ये एक गोल्डन ट्रायंगल बनाता है। अब उस सवाल पर आते हैं जो इन दोनों भागों को लेकर सबसे ज्यादा उठता है। इनकी प्रासंगिकता क्या है जब ये लीगली बाइंडिंग नहीं है? इनकी आलोचना हमेशा से होती रही है। कुछ ने डीपीएसपी को पायस एस्पिरेशंस या नए साल के संकल्प कहा है, जिनका कोई कानूनी मूल्य नहीं है। और मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी कहा जाता है कि सूची अधूरी है, जैसे मतदान करना या टैक्स चुकाना इसमें शामिल नहीं है। हाँ, ये आलोचनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन इनकी असली ताकत कानूनी नहीं बल्कि नैतिक और राजनीतिक है। वो कैसे? पहली बात, ये सरकार के प्रदर्शन को मापने का पैमाना है। चुनाव के समय जनता देख सकती है कि सरकार ने इन कल्याणकारी लक्ष्यों पर कितना काम किया है। और दूसरी बात, जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है सुप्रीम कोर्ट का नजरिया। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। क्या कहा था कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और निदेशक सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं।
दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब एक ही रथ के दो पहिए। हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि संविधान का संतुलन इन्हीं पर टिका है। आप एक को दूसरे से श्रेष्ठ नहीं कह सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अदालतें भी इन सिद्धांतों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। अदालतें किसी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की जांच करते समय इन सिद्धांतों और कर्तव्यों का सहारा लेती हैं। अगर कोई कानून डीएसपीएससी को लागू करने के लिए बनाया गया है तो अदालत इसे सकारात्मक दृष्टि से देखती है। तो ये एक तरह से लॉज को इंटरप्रेट करने में गाइड का काम करते हैं। प्रिसाइसली। अगर हम इस पूरी चर्चा को लिसनर्स के लिए कुछ एग्जाम फोकस्ड पॉइंट्स में समेटना चाहें तो वो क्या होंगे? कुछ चीजें जरूर याद रखनी चाहिए। पहला, डीएसपीएस संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक और आयरलैंड से प्रेरित हैं। और इनका लक्ष्य है भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। दूसरा, मौलिक कर्तव्य भाग 4A अनुच्छेद 51A में है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। और दोनों ही नॉन जस्टिशिएबल हैं। बिल्कुल। तीसरा, मुख्य संशोधन याद रखें 42nd, 44th, 86th और 97th। और आखिर में मिनर्वा मिल्स केस का सिद्धांत के अधिकार और निदेशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं। ये एक बेहतरीन सार है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि ये सिद्धांत और कर्तव्य संविधान की वो अंतरात्मा है जो हमें याद दिलाती हैं कि सिर्फ कानून और अधिकार ही सब कुछ नहीं है। सही बात है। असली लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब राज्य और नागरिक दोनों अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझते हैं और निभाते हैं। शायद यही वो बिंदु है जहां कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मिलते हैं। बिल्कुल। कानूनी बाध्यता के बिना इन आदर्शों का पालन करना ही एक परिपक्व लोकतंत्र की असली निशानी है। और शायद यही सवाल हमारे लिसनर्स के लिए भी है। क्या हमारे लोकतंत्र की असली सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि राज्य और नागरिक बिना किसी कानूनी दबाव के स्वेच्छा से इन सिद्धांतों का कितना पालन करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो संविधान की किताबों से निकलकर हम सबके दैनिक जीवन और हमारी सामूहिक चेतना तक पहुंचता है।